हाँ भाई, हाँ थोड़ी दिक्कत हो गई थी भाई, लाइट वाइट चली गई और इन्वर्टर पता नहीं क्या हो गया, बीच में बंद हो गया, नेट बंद हो गया उससे। ठीक है, तो कोई नहीं, दोबारा स्टार्ट करते हैं। देखो बहुत आसान सवाल है, कुछ खास क्वेश्चन है नहीं, कुछ ने तो आंसर कर भी लिया होगा इतनी देर में। कह रहा है एक यात्रा तय करने में एक ट्रेन द्वारा लिया गया समय उसके द्वारा तय दूरी के समानुपाती और चाल के व्युत्क्रमानुपाती। जैसे मैंने पहले बताया, ये समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती हम काफी सवाल करे, मतलब कई किए थे, पहली शीट में थे शायद, मतलब शायद 10 सवाल किए होंगे। तो मुझे नहीं लग रहा कि इसमें समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती, प्रोपोर्शनेट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट और इनवर्सली प्रोपोर्शनेट, आपको इसमें कोई दिक्कत होगी। कह रहा है टाइम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है, किसके, दूरी के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है, व्युत्क्रमानुपाती है चाल के। और हमें वैसे ही पता है कि समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, तो ये कोई नई बात नहीं है जो उन्होंने बोली, बोलने का ढंग बदल दिया। इसकी चाल उपयोग किए गए कोयले की मात्रा के वर्गमूल के समानुपाती और ट्रेन के डब्बों के व्युत्क्रमानुपाती। इसकी स्पीड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है उपयोग किए गए कोयले के वर्गमूल, स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट। तो कोयला हमें पता नहीं कितना है, अगर हम उसे क्यू मान लें, क्यू मतलब क्वांटिटी मतलब मात्रा, तो उसके वर्गमूल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट स्पीड है। और कह रहा है ट्रेन की डब्बों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती है। हमें ये नहीं पता कि ट्रेन के डब्बे कितने हैं, हम उसे एन मान लेते हैं। अगर एन मानेंगे तो स्पीड जो है वो रूट क्यू अपॉन एन के प्रोपोर्शनेट है। ठीक है ना, इसके प्रोपोर्शन में। तो अब यहाँ से देखो, इस वाले एस की वैल्यू को उठा के यहाँ पे रख देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं भाई। इस एस की वैल्यू को उठा के अगर यहाँ पे रख दें, और ऐसा करने पे क्या आ जाएगा, टाइम प्रोपोर्शनेट होगा किसके, डिस्टेंस अपॉन रूट क्यू, और ये जो बटे वाला एन है ये ऊपर चला जाएगा। कुल मिला के जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ ऐसी दिखाई देगी कि टी बराबर है, अगर इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटा दें तो हम क्या लगाते हैं, कोई कांस्टेंट वैल्यू के, तो के टी डी एन अपॉन रूट क्यू, यही मतलब हुआ ना इसका। भाई ये हमने सीखा है कि कैसे आता है कैसे नहीं आता है, ये हम लोग एक आध थोड़ी 10 क्वेश्चन किए हैं। और किसी कोई नया हो तो वो पीछे जाके वीडियो में देख ले, पहली वीडियो दूसरी तीसरी वीडियो, इतने में ही होगा, तो पहली 3-4 वीडियो में सारे क्वेश्चन होंगे इसके, जो भी है एक तरफ से कराए। ये थोड़ा अच्छा लगा क्वेश्चन, इसलिए मैंने बाद में ले लिया इसे। तो ध्यान से देखो कि ये इक्वेशन बनेगी। अब मैंने आपको क्या किया था, ऐसे कई क्वेश्चन हमने किए थे, तो हमने कहा कि इसमें कुछ खास आपको नहीं करना है ऐसा, आपको बस इस वाली इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर देनी, कोई नया काम आपको नहीं करना है। जो भी वैल्यू आपको दी है उन्हें पुट कर लें। तो दो इक्वेशन, दो सिचुएशन दी होंगी। पहली सिचुएशन में आपको दे रखा है 60 किलोमीटर की यात्रा तय करने में 24 डब्बों के साथ 40 मिनट में 144 किलो मात्रा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे देखो हर चीज लगा दो, 60 किलोमीटर मतलब दूरी है, तो डी की जगह पे डिस्टेंस आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे वैल्यू रखें, डी की जगह क्या लगाएंगे, 60 किलोमीटर पर, 60 किलोमीटर की यात्रा डिस्टेंस। ठीक, और उसके बाद देखो भाई 24 डब्बे हैं, तो एन की जगह पे क्या रख देंगे, 24 रख देंगे। फिर कह रहा है 40 मिनट में तय की है, समय की जगह पे क्या रख देंगे, टी की जगह पे 40 रख देंगे। फिर कह रहा है 144 किलो कोयले की आवश्यकता पड़ी है, तो कोयले की मात्रा की जगह पे क्या रख देंगे, 144 रख देंगे। बचा क्या, टी डी एन, अभी तो डी और एन हुआ है, ये टी गलत लिख दिया ना हम लोगों ने। हाँ टी यहाँ पे गलत लिख दिया, टी तो इधर था, टी बराबर, मतलब यहाँ पे बचा के। ठीक है ना, अब यहाँ पे हमें के की वैल्यू फाइंड कर लेनी है इस इक्वेशन से। तो इसे देखो काट लो, 12 आएगा, 144 का रूट 12, 12 से इसे काट दो 2 आएगा, 2 से इसे काट दो 20 आएगा, 20 से इसे काट दो 3 आएगा। के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/3। कोई नई बात हम नहीं कर रहे हैं, ऐसे हमने बहुत सारे सवाल किए। के बराबर कितना आएगा, 1/3। बस इसमें ये जो इक्वेशन है ये थोड़ी सी ज्यादा है पुराने वाले सवालों से, और कुछ भी। अगर के की वैल्यू आ गई तो दूसरी सिचुएशन में आप इसी इक्वेशन में सारी वैल्यू लगा दो। अब हमें के की वैल्यू पता है। कह रहा है 45 किलोमीटर की यात्रा 18 डब्बों के साथ 36 मिनट में तय करने के लिए कोयले की कितनी मात्रा आवश्यकता होगी।
तो कोयले की मात्रा की आवश्यकता आपको क्यू की वैल्यू पूछी है, टी आपको दे रखा है 36 मिनट, के की वैल्यू हमें पता है 1/3, डिस्टेंस हमें बता रखी है 45 किलोमीटर, और डब्बे दे रखे हैं आपको 18, और पूछ रहा है कोयले की मात्रा, वो क्या है रूट क्यू, यहाँ पे है फॉर्मूले में, यहाँ पे इक्वेशन में। 3 से इसे काट दो 15 बार कट जाएगा, 6 से इसे काट दो 3 बार और ये 6 बार कट जाएगा, 15 तिये 45/6, तो रूट क्यू बराबर कितना आ जाएगा 45/6। 6 से इसे काटेंगे तो 7.5, लेकिन हमें रूट क्यू की नहीं क्यू की वैल्यू चाहिए, तो बोथ साइड स्क्वायर कर दो, तो क्यू बराबर कितना आ जाएगा 75 का स्क्वायर आपको पता है, 5 का स्क्वायर 25, 7 8 56, कितने कोयले की आवश्यकता पड़ेगी 56.25 किलो कोयले की आवश्यकता पड़ेगी, आपका आंसर। दीपक आपने लिखा है टाइम मिनट में दिया है और बाकी सब तो कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप यहाँ पे 60 से भाग दोगे तो आपको यहाँ भी देना पड़ेगा और उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब एक दूसरे से कट जाएगा। अगर आप करोगे तब भी आंसर यही आएगा, नहीं करोगे तब भी आंसर यही आएगा। समझे दीपक? तो कोई नया क्वेश्चन नहीं। हाँ मैं ये जरूर मानता हूँ कि इसमें थोड़ा डेटा इस तरह से घुमा फिरा के दिया है या ज्यादा दिया है कि आपको दिक्कत हो सकती है। वरना क्वेश्चन में तो कुछ ऐसा नहीं है जो पहले हम लोगों ने नहीं किया है। और जिसको नहीं समझ में आया तो ध्यान देना, आप बेसिक सवाल जो हमने किए हैं इसके, जो हम लोगों ने प्रोपोर्शन के क्वेश्चन किए हैं शुरू में, उन सबको देखना दोबारा से, आपको सब समझ में आएगा। और नहीं तो कल को हम लोग 11 बजे डाउट सेशन रखेंगे, कल नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करेंगे, नया टॉपिक मंडे स्टार्ट करेंगे। कल हम रेशो का डाउट सेशन रखेंगे, जिसको भी जो भी डाउट है सारे के सारे निकाल के रखना। आज आपकी फोटो ठीक से नहीं दिखाई दे रही, फोटो मत देखो, स्क्रीन तो दिख रही है ना? और वैसे भी आकाश में लड़कियों को दिखने में यकीन रखता हूँ, आप क्या करोगे मुझे देख के, है ना? सही है, भी ये समझ आ गया है, आगे बढ़ चले, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को दिक्कत हो तो बताओ। देखो कुछ है नहीं, आपको इक्वेशन बनानी और उसमें वैल्यू पुट करनी। पहले हमने यहाँ से इक्वेशन बना ली और उसके बाद पहली कंडीशन के हिसाब से वैल्यू पुट करके के की वैल्यू फाइंड कर ली, और दूसरी कंडीशन में सबकी वैल्यू निकाल के कोयले की मात्रा निकाल ली। करके देखना, नहीं होगा तो कल जब डाउट सेशन लेंगे उसमें दोबारा बता। समझ रहे अभी बात को? कल डाउट सेशन लेंगे 11 बजे, 11 बजे या 12 बजे जो भी होगा मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। तो आप लोग ध्यान रखना कि जो भी क्वेश्चन आप लोगों के रेशियो में डाउट है, हम सारे टॉपिक्स नहीं लेंगे क्योंकि फिर बहुत केओस हो जाएगा, इस टॉपिक का भी उस टॉपिक का नहीं, रेशियो लेंगे। रेशियो में जिसको कोई भी डाउट है वो आप लोग लेके आएंगे, मैं आपको यहाँ से बोल के आप मुझे बताएंगे और मैं क्वेश्चन यहाँ से आपको डाउट क्लियर कर। ठीक है, क्वेश्चन देख लो 27, प्यारा सवाल है। ए और बी धनात्मक पूर्ण संख्याएं हैं, √2 हमेशा निम्न में से किसके मध्य हो? ठीक है ना, √2 किसके मध्य हो? √2 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है? 1.41 इतनी होती है, अभी बता देना, मुझे डाउट है थोड़ा सा। अब देखो वो कह रहा है कि इनमें से किसकी, ए और बी दोनों क्या है पॉजिटिव इंटीजर है, तो √2 इनमें से किसके बीच हमेशा हो। तो आप ध्यान दो कि इसमें आप कुछ कर नहीं सकते, आपके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है, आपके पास सिर्फ ये ऑप्शन है कि आप इसमें वैल्यू पुट कर करके देख लें कि कौन से वैल्यू √2 मतलब 1.41 से कम या ज्यादा आ रही। ठीक है ना, चेक करके देखें। जैसे पहली इक्वेशन अगर ध्यान से देखो तो ये है a+b अपॉन a-b और ab। ठीक है, दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं। हाँ दोनों पॉजिटिव नंबर हैं, तो a+b a-b आप कुछ भी ले लो और ऐसा नंबर लेने की कोशिश करो कि वैल्यू जो है या तो दोनों इससे बड़ी आ जाए या दोनों इससे कम आ जाए, और अगर ऐसा नहीं होगा तो वही हमारा आंसर होगा। जैसे ध्यान से देखो, अगर हम इसकी कोई भी वैल्यू ले, मतलब 1 2 ही ले लें, अगर 1 और 2 ले लें ए और बी को, तो ये कितना हो जाएगा 1 2 3, 3/-1 मतलब -3,
और यहाँ पे लगाएंगे तो 2। देखो इन दोनों के बीच में ये नंबर आएगा, तो कोई और वैल्यू लगा लेते हैं, ठीक है ना, कुछ और वैल्यू ले लेते हैं। मान लो ए बी में से ए बी को कुछ कितना भी छोटा लोगे ये अपॉन वाली वैल्यू माइनस में आएगी, ठीक है ना। अगर आप इसे छोटा ले लो, 2 1 ले लेते हैं, ठीक है ना, 2 1 की बजाय भी 8 4 ले लेते हैं। अगर इसे 8 4 ले लें, 4 8 लें बी को, सॉरी 8 लें ए को और 4 लें बी को। अगर ऐसा करेंगे तो 8 + 4 12 हो जाएगा और 8 - 4 इतना हो जाएगा, और ए बी को 8 4 रखेंगे तो 32 आ जाएगा। जरा ध्यान से देखो, क्या 3 और 32 के बीच 1.41 होता है? नहीं होता है। मतलब ये हमारा आंसर गलत है, ए ऑप्शन गलत हो गया। मतलब जब हमने ऐसी कोई वैल्यू रखी, मैं कह रहा हूं आप ऐसी वैल्यू पुट करने की कोशिश करो जिनके बीच में, दोनों की वैल्यू निकाले, बीच में ये ना आए, क्योंकि हमें ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं। आप एग्जैक्ट आंसर इसका नहीं बता सकते। इस तरह के क्वेश्चन रेयर आते हैं लेकिन आ जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए डील कैसे करना। अब जैसे दूसरे ऑप्शन को देखें तो दूसरा ऑप्शन है a बटे बी एक है वैल्यू, और a + 2b बटे a + b ये वैल्यू है। तो फिर से कोई ऐसा नंबर लो जिससे ये वैल्यू या तो इनसे बड़ी हो जाए या छोटी, क्योंकि हम पॉजिटिव नंबर ले सकते हैं, नेगेटिव नहीं ले सकते। तो ऐसा नंबर लो, जैसे इसे 8 ले लें, इसे 2 ले लें, जैसे 8 और 2 लें तो ये 4 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? इससे बड़ा। और यहाँ पे 8 और 2 रखेंगे तो एक ही जगह अगर 8 रखेंगे तो 8 4 12 बटे 8 2 10, ऐसे वैल्यू लेंगे तो ये कितना आएगा? 1.2। तो कहीं ना कहीं आप ये कहोगे कि 4 और 1.2 के बीच में ही 1.41 आता है, भाई इन दोनों के बीच में ही है, कहीं 1.2 से बड़ा है और 4 से छोटा है। और भी अगर इसमें कोई वैल्यू पुट करके देखो, तो आप जितनी बड़ी वैल्यू ए लोगे, अगर इस नंबर को बड़ा रखना चाहते हैं तो इस नंबर को हम 2 रखने की कोशिश करते हैं, इसे 4 और 2 ले लें, एक बार चेक कर लेते हैं। तो 4 + 4 कितना हो जाएगा? 8 4 2 6। तो ये वाली जो वैल्यू आ रही है ना, ये वाली जो वैल्यू है, ये हमेशा इससे छोटी आ रही है। अगर आप ऐसा 6 से काटोगे कितना आएगा? 6 कम 6 6 3 18, और ये वाली वैल्यू ऊपर आ रही है इससे। तो ऐसे में आपका मोस्ट प्रोबेबली आंसर कौन होगा? ए बटे बी, ये मतलब बी वाला ऑप्शन। हालांकि आप इसे भी नकार के देख लेना कि सही बात बनेगी ए और बी के बीच में होगा। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है आप ए और बी को 2 और 3 मान लें तो दोनों वैल्यू किससे बड़ी हो जाएंगी? इससे बड़ी हो जाएंगी, मतलब ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऐसे ही इसे भी अगर आप चेक करके देखो तो इसमें भी कुछ वैल्यू पुट करके देख लो। जैसे दिया है ए बी बटे a + बी, और ये दिया है a - बी बटे ए बी। क्या इसके बीच में वैल्यू होगी? तो कोई वैल्यू पुट करके देखो जिससे बात बने। एक माइनस में मत ले जाना, क्योंकि 1 - 1 प्लस का मतलब हो जाएगा ये इसके बीच में ही होगा। तो a की वैल्यू इतनी बड़ी रखो कि ये माइनस में ना। जैसे हम इन्हें मान लें कि 8 और 2 मान ले a और b को। अगर 8 2 मानेंगे तो ये 8 दूनी 16 बटे 10, 16 बटे 10 का मतलब 1.6। और अगर इसे 8 - 2 कितना रखेंगे? 6, 6 बटे 16, तो ये इनके बीच में ही आ जाएगी। कोई और वैल्यू पुट करके देखो, ठीक है ना, जिससे ये इसके बीच में ना आए, क्योंकि आंसर और कोई तरीका नहीं है इसको करने का। भाई डी की कौन सी वैल्यू से ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है? आप लोग सब आंसर दे रहे हैं बी, तो बी की डी कौन सी वैल्यू से सेटिस्फाई नहीं हो रहा है वो बताओ, तब मैं मानूं कि आप कर रहे हो। वरना तो मैंने बोल दिया भी, आप बी पोस्ट कर रहे हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? डी की ऐसी वैल्यू ढूंढो जो इसे सेटिस्फाई ना करती हो, या फिर बी में ऐसी वैल्यू होगी जो उसे सेटिस्फाई नहीं करेगी। आंसर तो कोई एक ही होगा। बताओ, लगाओ दिमाग। 4 और 2, अगर 4 2 लगाएं तो ये कितना हो जाएगा? 4 और 2, तो ये हो जाएगा 8 बटे 6। मतलब इसका मतलब कितना आएगा? 4 बटे 3 या 1.33।
और 4 और 2 लगाएंगे तो 4 माइनस 2, 2 बटे 4 दूनी 8, तो इससे कितना आएगा 0.25। तो ये दोनों वैल्यू जो है 1.41 से छोटी है, तो इनके बीच में 1.41 तो आएगा नहीं, मतलब आंसर कौन है हमारा, बी है। सताने वाला सवाल है ये, सताने वाला। भाई आप रेशो के आखिरी हिस्से में पहुंच गए हैं, तो ऐसे सवाल एक्सपेक्ट तो कर ही सकते हैं। जब तक इस एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तब तक दूसरों के 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें आपको पता है कि सॉल्यूशन नहीं हो सकता है और इतने ऑप्शन है जो आपको ऐसे चेक करने पड़ेंगे, तो आप ऐसे क्वेश्चन को एक बार भी छोड़ दें। अगर लास्ट में टाइम बचे, रिव्यू के लिए छोड़ दें, लास्ट में टाइम बचे तो वैसा करें। या फिर इस तरह के क्वेश्चन पे इतनी प्रैक्टिस करें कि आप देख के समझ सकते हो कि कौन सा ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता है। समझ रहे हैं ना? ये एक अच्छा टाइप है, इस पे कई क्वेश्चन है हमारे पास, इसे ध्यान से देखना। एक पार्टी 2 कमरों में आयोजित की गई है। 2 कमरे में एक पार्टी हो रही है, एक इधर का कमरा एक उधर का कमरा। दोनों कमरों में लोगों की संख्या समान है, मतलब पहले कमरे में अगर 20 लोग हैं तो दूसरे में भी 20 ही। पार्टी में आदमी और औरतों का अनुपात 8:7 है। दूसरे कमरे में आदमी औरतों का अनुपात ज्ञात करें यदि पहले कमरे में उनका अनुपात 2:1 है। देखो बहुत आसान बात है। पूरी पार्टी में आदमी और औरतों का अनुपात कितना है, 8:7, मैन टू वुमेन। ठीक है ना? पूरी पार्टी में मैन टू वुमेन रेशियो कितना है, 8:7। और एक कमरे में आदमी औरतों का अनुपात कितना है, 2:1। देखो उसने एक बात कही है कि दोनों कमरों में लोगों की संख्या समान है, और ये बात मायने रखती है। अगर हम इसको जोड़ के देखें तो आदमी औरतों की कुल संख्या हो रही है 15, और इसे जोड़ के देखें तो आदमी औरतों की कुल संख्या हो रही है 3। असल में ये पूरी पार्टी के लोग हैं, तो ये वाली जो वैल्यू होनी चाहिए ये इससे आधी होनी चाहिए, क्योंकि ये एक कमरे के लोग हैं, ये दोनों कमरे के लोग, और कमरे में लोग बराबर है। अगर मैं कहता कि पहले में 20 लोग हैं दूसरे में भी 20 लोग हैं, तो टोटल कितने होने चाहिए, 40। तो इसके मुकाबले ये वाली वैल्यू कितनी होनी चाहिए, डबल। समझ रहे हैं ना? अगर इसमें 8 लोग हैं, इसमें 7 लोग हैं, टोटल मिला के पार्टी में 15 लोग हैं, तो यहाँ पे 7.5 लोग होने चाहिए। क्यों? क्योंकि तभी ये दोनों कमरे के लोग हैं, ये दुगने होने चाहिए इस वाली वैल्यू से। जरा ध्यान से समझो, ये दोनों कमरे के लोग हैं, तो टोटल वैल्यू इस वैल्यू से जस्ट डबल होनी चाहिए। तो रेशो तो ऐसा दिख नहीं रहा है डबल है, तो आप इसे कैसे भी करके इसका आधा कर सकते हैं। आप इसे 7.5 बना सकते हैं, चाहो तो 2.5 से गुणा कर दो, 7.5 हो जाएगा। क्या कर सकते हैं, इसे 2.5 से गुणा कर दें तो ये 15, ये 7.5, फिर ये इसका आधा होगा। आधा क्यों होगा, समझ पा रहे हो ना बात को, क्यों होगा आधा? क्योंकि मैं आपसे कह रहा हूँ कि दोनों कमरों में बराबर लोग हैं। अगर पहले में 30 है दूसरे में 30 है, तो टोटल कितने होने चाहिए, 60। तो आपको पता है जो दोनों कमरों के लोग हैं वो एक कमरे के लोग से दुगने ही होने चाहिए, 1:2 का रेशो होना चाहिए। तो अगर ऐसी बात है तो आपको किसी भी तरह करके इसे आधा करना है। ठीक है ना? नीचे वाली वैल्यू को ऊपर वाले से आधा करना है। इस पर कई क्वेश्चन है, आपको समझना पड़ेगा। बढ़िया टाइप है ये। तो अगर इसे आधा करें तो हम ये सीधे भी कर सकते हैं कि 2.5 से गुणा कर दें। अगर 2.5 से गुणा करेंगे, ये 15 ये 7.5, आधा हो गया। आधा होना चाहिए, क्योंकि ये एक कमरे के लोग हैं, ये दोनों कमरे के लोग हैं, तो दोनों कमरों के लोग एक कमरे से दुगने होंगे, क्योंकि दोनों कमरों में बराबर लोग। अगर 2.5 से गुणा करें तो इनका रेशो कितना आ जाएगा, ये तो 8:7 ही रहेगा। ये कितना आ जाएगा, 5 और 2.5। अब ध्यान से देखो, पहले कमरे में 8 आदमी थे, मतलब टोटल पार्टी में 8 लोग थे, जिसमें से 5 लोग पहले कमरे में हैं, तो 3 लोग दूसरे कमरे में रहेंगे, 3 आदमी। 7 औरतें टोटल थी पार्टी में, जिसमें से 2.5 एक कमरे में है, तो बाकी बची हुई 4.5 कहाँ पे होंगी, दूसरे कमरे में। इसे काट लो आप, पॉइंट हटा दो, जीरो लगा दो, 15 दूनी 30, 15 तिया 45। रेशियो कितना आएगा, 2:3। कृति सही है आपका आंसर, दीपक आपका भी सही है आंसर, प्रज्ञा नहीं, गलत है भैया आपका। ललित आपका भी आंसर ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, बस इतना ही समझना है
कि जो टोटल पार्टी के लोग हैं वो एक कमरे से दुगने होंगे, तो आपको रेशियो जो है एक कमरे का रेशियो टोटल पार्टी के लोगों से आधा रखना है। तो ये 15 है तो ये 7.5 होना चाहिए। तो अगर आप समझ सकते हो 3 को 2.5 से गुणा करेंगे 7.5 हो जाएगा, इसका जस्ट आधा, इतनी बात है। देखो अगर अभी किसी को नहीं आया समझ में तो अभी बोलो, क्योंकि इस पे कई क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन है आगे, फिर आप उनमें से कुछ भी नहीं समझ पाओगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबको आ गया मेरे ख्याल, कोई भी कमेंट नहीं कर रहा है, कोई हैंड रेज भी नहीं कर रहा है, तो हम मान के चल रहे हैं कि सारे यहाँ पे विद्वान पुरुष और महिलाएं, विदुषी महिलाएं, विद्वान पुरुष विदुषी महिलाएं, ठीक है ना। देखो ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कोई खास बात नहीं, बिल्कुल वैसा ही है। कह रहे हैं धरती पर भूमि का पानी से अनुपात। देखो भाई धरती जो होती है उस पर या तो जमीन है या पानी है, या तो समंदर है या लैंड है या वाटर है, ठीक है ना। और कह रहा है उस पे धरती और पानी का अनुपात 13-15 है। अगर 13 किलोमीटर मान ले हम धरती है, जमीन है, लैंड है, तो 15 किलोमीटर क्या है, समंदर है, सी है या वाटर है। पूरी धरती पर जमीन और पानी का अनुपात, भाई धरती पर दो ही चीजें हैं, या जमीन है या पानी, या तो समंदर है या लैंड है। और इसका अनुपात कितना है, 13-15। अगर हम मान ले 13 किलोमीटर लैंड है तो 15 किलोमीटर वाटर है, मतलब क्षेत्रफल में। फिर कह रहा है इसमें दो गोलार्ध होते हैं। अगर ये धरती है, ध्यान से समझना, अगर किसी ने ज्योग्राफी बिल्कुल ना पढ़ी, अगर ये जमीन है, इसे बीच से एक रेखा से, जिसे विषुवत रेखा कहते हैं, उससे डिवाइड कर दिया जाए, तो ऊपर वाले हिस्से को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मतलब उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले को सदर्न हेमिस्फीयर या दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। और दोनों में एरिया बिल्कुल इक्वल होता है, दोनों में एरिया कैसा होता है, बिल्कुल इक्वल। अब ध्यान से देखना कि अगर पूरी धरती का एरिया निकालें तो दो होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का एक होगा, सदर्न हेमिस्फीयर का एक होगा, रेशियो में। तो जब हम कह रहे हैं उत्तरी गोलार्ध में जमीन और पानी का अनुपात 1:1 है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि पूरी धरती पर अगर ये 28 किलोमीटर जगह है तो उत्तरी गोलार्ध 14 किलोमीटर होना चाहिए। समझ रहे हैं ना बात को। भाई अगर उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध बराबर क्षेत्रफल के हिस्से हैं, तो आप यही तो समझ रहे हैं कि पूरी धरती का क्षेत्रफल उत्तरी गोलार्ध से भी दुगना होगा, दक्षिणी गोलार्ध से भी दुगना होगा। और यहाँ पर अगर देखो तो टोटल क्षेत्रफल 28 है, यहाँ 2 है, तो गड़बड़ है, ये 14 होना चाहिए, इससे आधा। तो हम इसे क्या करें, 7 से गुणा कर दें। अब देखो टोटल धरती का क्षेत्रफल 28 और उत्तरी गोलार्ध का कितना, 14, और इसे इससे गुणा कर लें तो ये कितना हो जाएगा, 7 ये हो जाएगा और 7 ये हो जाएगा। ऐसा करने के बाद, और उसके बाद 13, अगर पूरी जमीन, पूरी धरती पर जमीन कितनी है, लैंड 13 किलोमीटर है, जिसमें से 7 अगर उत्तरी गोलार्ध पे है तो बाकी बची हुई 6 कहाँ होगी, दक्षिणी गोलार्ध पर। और 15 किलोमीटर अगर पूरी धरती पर पानी है, उसमें से 7 किलोमीटर घटा दें तो बाकी 8 किलोमीटर कहाँ होगा, सदर्न हेमिस्फीयर पर। और अगर इन्हें घटा दें तो रेशियो कितना आएगा, 3 और 4। रेशियो कितना होना चाहिए, 3-4 का पूरी धरती पर। सही है अभी, सबका आंसर सही है। दीपक प्रज्ञा कृति, कृति रूप दीपक प्रज्ञा ललित वर्तिका दीपक, अगले का दिया है आपने आंसर, सुमन अनूप शिवानी वीरेंद्र शिवरतन अनुभव सलोनी आकाश। बहुत बढ़िया, शाबाश। जब मैं पिछला क्वेश्चन करा रहा था तो मुझे समझ नहीं आया था कि आपको समझ आया होगा, पर इसके जितने आंसर आप लोगों ने दिए उस हिसाब से मुझे लगा कि आपको समझ में आया। ठीक है ना, बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन अगला है, जरा ध्यान से देखिए। एक पेंटिंग को 3 समान हिस्सों में बांट दिया गया, 3 समान हिस्सों में बांट दिया, कोई पेंटिंग, मानो ये पेंटिंग है और इसे 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया, एक हिस्सा, 2 हिस्सा, तीसरा हिस्सा। फिर कह रहा है पूरी पेंटिंग नीले और हरे रंग से बनाई गई है, ब्लू और ग्रीन कलर से बनाई गई पूरी पेंटिंग। कह रहा है पहले भाग में नीले हरे का अनुपात 7:9 है, पहले भाग में 7 और 9 के रेशो में नीला हरा हिस्सा है,
दूसरे भाग में 1:3 है, और पूरी पेंटिंग में नीले और हरे रंग का अनुपात 17:31 है। पूरी पेंटिंग 17:31। तो फिर ध्यान से देखो, ये तीसरा जो हिस्सा है इसमें हमें पता नहीं क्या अनुपात है इनका, यही पूछा है उसने। तो ये तीनों में जो रंग नीला रंग होगा वो जुड़ के ही तो इतना होना चाहिए, और चौथे में ये जो हरा है इतना होना चाहिए। पर डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते, पहले आपको देखना पड़ेगा। ये 9 7 16 है, ये 3 1 4 है, जबकि यहाँ कह रहा है समान भागों में बांटा गया, तो ये तीनों इससे आपस में बराबर ही होने चाहिए थे, ठीक है ना। और ये 17:31 कितना है? 48। 48 पूरी पेंटिंग का एरिया है। अगर इसके 3 बराबर हिस्से करें तो तीनों हिस्से 16 16 के होने चाहिए। मतलब ये तीनों वैल्यू आपस में पूरी पूरी 16 होनी चाहिए। 16 16 16, तभी तो 48 बनेगा, क्योंकि 3 बराबर हिस्सों में बांटा गया। तो ये तो है 16, इसे 16 बनाने के लिए क्या करें? 4 से गुणा। ऐसा करने के बाद रेशो क्या आएगा? पहले हिस्से का 7 9, क्योंकि 16 है तो इतना ही रहेगा। दूसरे हिस्से का 4 12, और पूरी पेंटिंग का है 17:31। तो पूरी पेंटिंग में से अगर पहले दो हिस्सों के रंग घटा दें तो तीसरे हिस्से का रंग ही तो बचेगा। तो 17 में से 7 गया, उसमें से 4 गया, 6 बचा। 31 में से 9 12 9 21 गया, कितना? 10 बचा। तो तीसरे हिस्से में नीले और हरे रंग का अनुपात कितना होना चाहिए? 3:5 होना चाहिए। यही तो वैल्यू आंसर है। दीपक सही आंसर है आपका। कृति बहुत बढ़िया। सुमन, सलोनी, अनुभव, रूप, अनूप, ललित, वर्तिका, बहुत बढ़िया। देखो इसमें कुछ करना ही नहीं है। जब वो कह रहा है 3 बराबर हिस्से हैं तो आप 48 को 3 हिस्सों में बांट दो और इन्हें बराबर कर दो। जो ये 2 हिस्सों का रंग है उसे टोटल पेंटिंग में से घटा दो तो तीसरी पेंटिंग का रंग आ जाएगा। 42 का 5 11 8। दीपक आपने 2 बार कमेंट कर दिया सेम आंसर। समझ रहे हैं भाई? कोई भी डाउट हो तो बताओ, बहुत आसान बात है। एक दिन रात को 2 बजे लगे हुए थे चैट पे कुछ लोग। 2 बजे 1 बजे। एक पूछ रहा था भाई इतनी रात को भी पढ़ रहे हो। दूसरा कह रहा था हाँ, नींद नहीं आती है रात को, अब नौकरी नहीं है तो नींद नहीं आती। तो मैं सोच रहा था ये सारे पढ़ रहे हैं, वो भी व्हाट्सएप पे। है कि नहीं? मजाक कर रहा हूँ भाई। आंसर बता रहे थे एक दूसरे को। ठीक है, देखो सेम ही है क्वेश्चन, बिल्कुल सेम है क्वेश्चन। मेहनत की जरूरत है, बिल्कुल है। जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप बिल्कुल तरीके से तैयार करो। कुछ भी नया मिले तो भेज दिया करो, हम उसे ऐड कर लें। पहली बात तो ज्यादातर चीजें हम कवर कर लेते हैं। 99%, 1% को नहीं कह सकते, कोई नहीं कह सकता। एक पेंटिंग को 3 समान हिस्सों में विभाजित किया जाता है। पूरी पेंटिंग नीले हरे और लाल रंग से बनाई गई। समझ रहे भाई? नीले हरे और लाल रंग से बनाई गई है। पहले भाग में नीले हरे और लाल रंग का अनुपात, ब्लू, ग्रीन और रेड, 3 रंग है। पहले भाग में नीले हरे और लाल का अनुपात 3 5 4 है। दूसरे में नीले हरे और लाल का अनुपात 5 7 4 है। और पूरी पेंटिंग में नीले हरे का अनुपात 37 63 44। तो पहले पूरी पेंटिंग लिख लें। 37 63 44, टोटल जोड़ लें कितना होता है? 4 3 7 7 14, हासिल लगा 1। 4 4 8 6 14, 144। पहले हिस्से में 3 5 4 का रेशियो है तीनों रंगों का। दूसरे हिस्से में 5 7 4 का रेशियो है तीनों रंगों का। तो अगर इन्हें जोड़े 5 4 9 3 12 और इसे जोड़े तो 7 5 12 4 16। और देखो ये पूरी पेंटिंग का रेशियो है जिसे 3 हिस्सों में बांटा गया है। तो अगर इसे 3 हिस्सों में बांटे तो एक एक हिस्सा कितना आएगा? 48 48। तो ये दोनों 48 48 होने चाहिए, 48 48। तो इसे 48 कैसे बनाए? 4 से गुणा करके। इसे 48 कैसे बनाए? 3 से गुणा करके। अब आपको सही रेशियो मिल जाएगा। ये 37 63 44
और इसे देखो 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 12, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 3 से गुणा किया कितना आया 15, 21, 12। और अब इसमें से इसे घटा सकते हैं क्योंकि अब ये सही रेशियो में, ये 144 है, ये 1/3 है, ये इसका 1/3 है। और इसे घटाओगे तो भी कितना आएगा 48 ही आएगा, 48, तीनों का सम घटा दो। 37 में से 12 गया, 25 में से 15 गया 10, 63 में से 20 गया, फिर 21 गया, कुल मिला के 41 गया। तो बचा कितना 41, 20, 21 या 63, तो कितना बचा 22। इसमें से घटा लो 144 में से 16 12, मतलब कितना हो गया 28 घट गया 44 में से, तो कितना बचेगा 16। इसे 5 से काट लो, 5 11 8, 5 11 8, ऑप्शन होना चाहिए सी। दीपक सबसे पहले आंसर दिया आपने, 2 बजे थे, सही है। फिर कृति, कृति आपने आंसर तो नहीं किया। प्रज्ञा, बढ़िया आंसर। वीरेंद्र, सही है। शिवानी, कृति, सही है। रूप, अनूप, ललित, सलोनी, सुमन, हाँ वो बाद में किया है, पहले आपने कमेंट किया था ना। ठीक है भाई, समझ पा रहे हैं ना बात को। ये सवाल देखने में थोड़े अजीब से लगते हैं शुरू शुरू में, जब आपने ना कभी किया हो तो ऐसे लगेगा क्या अटपटा सा सवाल। आकाश, सही है आंसर आपका। देखो हम उम्मीद करते हैं कि जो हम पढ़ाते हैं वो आप जो है उसी शिद्दत से पढ़ते हो जिस शिद्दत से मैं पढ़ाता हूँ। तो आप लोग जो है मेहनत करें। इतना थका हुआ हूँ मैं, मेरा मन नहीं है बिल्कुल क्लास लेने का। रात को मैं सोया हूँ 3:30 बजे। लेकिन कोई नहीं, आज ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, संडे रेस्ट मिल जाएगा, कल डाउट सेशन है। तो जिनको डाउट होगा वो लोग आना, जिनको नहीं होगा कोई बात नहीं। कोई ऐसे देखना चाहे तो कोई बात नहीं, आ सकते हैं आप कभी भी, मोस्ट वेलकम। देखो ये क्वेश्चन 43, एबीसी की आय का अनुपात 12 15 20 है। एबीसी की अर्निंग का रेशियो आपको दे रखा है 12 15 और 20। और बीडीई की रेशियो, इनकम का रेशियो, एबीसी ये, बीडीई तो आगे डी और ई भी होगा। बीडीई की इनकम का रेशियो 18, 22 और 9 है, ठीक है ना। तो बी का इनकम है 18, बी के नीचे लिखेंगे, फिर 22 और 9। ए और डी की आय का अंतर 1968 38 हो तो बीसीई की आय का योग ज्ञात करो। तो भाई इसके लिए तो आपको ए बी सी डी ई सबका रेशियो चाहिए होगा, एक रेशियो। तो जरा ध्यान से देखो, ऊपर वाले रेशियो और नीचे वाले रेशियो में बी कॉमन है। बी ऊपर वाले रेशियो में भी है, नीचे वाले में। यही वो लिंक है जहां से हम इन दोनों को जोड़ सकते हैं। तो हमें 18 और 15 को इक्वल करना है। मैंने कहा था ना जो कॉमन होता है उसे बराबर कर देते हैं। 18 और 15 को बराबर करना है, 18 15 का एलसीएम कितना होता है 90। इन्हें 90 बना देते हैं बी को। तो इसे 6 से गुणा करेंगे 15 90 हो जाएगा, इसे 5 से गुणा करेंगे 18 90 हो जाएगा। 6 से गुणा करेंगे कितना आएगा 72, 90, 120। और 5 से गुणा करेंगे 18 90 है ही, 5 को 22 से गुणा करेंगे 110, और 5 निम 45। मतलब इन सबसे एक रेशियो एबीसीडी का ही आएगा, जो कॉमन होता है उसे इक्वल कर लेते हैं, फिर एक रेशियो आ जाता है, सिंगल रेशियो। अब ये आ गया, अब देखो ए और डी की इनकम का अंतर दिया है। ए और डी की इनकम का अंतर कितना है 28 10 38। 38 की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 1938। और आपसे पूछा गया है बीसीई की इनकम का योग। तो बीसी को जोड़ लो भाई 210, और 45 255, 255 की वैल्यू पूछी। इसे 19 से काट लो, 2 बार कटेगा, ये 19 से कट रहा है 102 बार। इससे इसे गुणा कर लो 51, और इसको आपस में गुणा कर लो 51 और 255 को, कितना आ रहा है 13,005। समझ रहे। संडे लेंगे बेसिक कैलकुलेशन की क्लास। अनुभव आपने हाथ उठाया है या गलती से उठ गया? क्योंकि पिछली कई वीडियो से क्वेश्चन किसी ने कोई पूछा ही नहीं है, जब भी मैं, हाँ देखो फिर कह रहे हैं गलती से उठ गया, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं है, इट्स ओके। क्वेश्चन पूछा करो आप लोग, लेकिन अगर समझ में आएगा तो फिर क्या ही पूछोगे।
लेकिन अगर समझ में नहीं आता और आप फिर भी नहीं पूछते तो आप गलत हो। मिटा दूं भाई, इस क्वेश्चन में कुछ खास बात नहीं है। नेक्स्ट पे चले। ये अच्छा क्वेश्चन, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। कह रहा है एक रॉड को दो हिस्सों में इस तरह तोड़ा गया जो अनुपात इसके बड़े और छोटे भाग का है वही अनुपात पूरी छड़ का इसके बड़े भाग से। तो ज्ञात करें इसके बड़े भाग का इसके छोटे भाग से अनुपात क्या होगा। कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं है, बशर्ते आपको श्रीधराचार्य फॉर्मूला आता। ठीक है, उस पर करेंगे बात। पहले भी हुई है एक दो बार बात, परसेंटेज में आया था एक क्वेश्चन। मानो ये एक रॉड है, इसे इस तरह से दो हिस्सों में तोड़ दिया गया। तो अगर हम इसे सिंगल वेरिएबल में रखना चाहते हैं तो इनका रेशियो एक्स वाई नहीं मानेंगे, इसे एक्स मान लेंगे, इसे वन मान लेंगे। मान लो इनका रेशियो एक्स और वन है, तो वो कह रहा है कि इसके बड़े भाग का छोटे भाग से वही अनुपात है। बड़ा भाग कितना है, एक्स, और छोटा भाग कितना है, जो पूरी रॉड का बड़े भाग से है। तो पूरी रॉड कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस वन का बड़े भाग से अनुपात है, मतलब एक्स से। ध्यान से देखो, वे कह रहा है कि जो बड़े भाग का छोटे भाग से रेशियो, एक्स वन मानना है, ये सवाल आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आप एक्स वाई मान लिए तो आप इसे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वैल्यू भी पुट नहीं कर पाएंगे। वैल्यू जो है इस तरह से दे रखी है कि बाद में दिक्कत हुई। समझ रहे हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी इधर उधर मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। इधर उधर गुणा करेंगे, ये इक्वेशन आएगी। और क्योंकि इस इक्वेशन को आप लोग डायरेक्ट ऐसे फैक्टर नहीं कर सकते हो इसके, और जिन इक्वेशन के फैक्टर नहीं होते वहां क्या लगाते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। इसको कंपेयर करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, और यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे ए की वैल्यू यहाँ पे वन आएगी, बी की वैल्यू माइनस वन आएगी, और सी की वैल्यू भी माइनस वन आएगी। और श्रीधराचार्य में एक्स का फॉर्मूला निकालने का क्या फॉर्मूला था, वैल्यू निकालने का, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस फोर ए सी अपॉन टू ए। इन वैल्यू को इसमें पुट कर दो, बस करना क्या है, बी की जगह पे माइनस वन रखेंगे। अब यहाँ पे माइनस वन रखेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक, प्लस फोर ए सी। अब ए सी क्योंकि माइनस में है तो इसलिए ये माइनस फोर ए सी हो जाएगा, और ए और सी की जगह एक है तो कितना आएगा, फोर अपॉन टू ए। टू ए का मतलब क्या हो जाएगा, ए की जगह पे तो वन है तो ये टू हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। अभी ध्यान से देखो, इसमें प्लस माइनस में से आपको माइनस छोड़ना पड़ेगा। कारण ये कि रॉड का जो हिस्सा है वो पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव वैल्यू तो आएगी नहीं, माइनस में रेशियो नहीं आएगा। तो इसलिए क्योंकि ये वाली वैल्यू जो है ये प्लस आएगा ना, शायद यहाँ पे माइनस फोर ए सी। अच्छा, ये यहाँ पे गलत लिख दिया हमने, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है तो ये प्लस फोर है। तो चार और एक पांच, ये असल में कितना आएगा, रूट फाइव प्लस वन अपॉन टू। और ये x अपॉन वन की वैल्यू है, देखो x की वैल्यू ही तो है, तो x कितना होगा, रूट फाइव प्लस वन, और ये जो दूसरा हिस्सा था इसका रेशियो कितना होगा, टू। तो ऐसा वैल्यू ढूंढो जिसमें ऐसा आंसर हो, आंसर होगा ए। सही है कृति, प्रज्ञा ए, बहुत बढ़िया।